प्रस्तुत है अनिल शेखर अमस की कहानी तारापीठ की छाया का 13वां भाग। ये कहानी आप हर्षवर्धन की आवाज में सुन रहे हैं। मैंने प्रश्नवाचक निगाहों से उनकी तरफ देखा। उन्होंने कहा, तारापीठ उसका निवास है। उसका जन्म तारापीठ में ही हुआ था। वो भगवती तारा की कृपा प्राप्त साधिका है। मैंने पूछा, तारापीठ में कैसे जन्म हुआ? दादा ने बताया, बरसात के मौसम में कई साल पहले छाया की मां जो गर्भ से थी, तारापीठ पर दर्शन करने के लिए आई थी। उसकी अवस्था ऐसी थी कि प्रसव कभी भी हो सकता था, लेकिन उसके मन में यह प्रबल इच्छा थी कि उसे तारा माई के दर्शन करने हैं। वो एक विधवा स्त्री थी। उसके पति का हृदयाघात से निधन हो चुका था। वो इस आघात को सहन करने की क्षमता प्रदान करने के लिए तारा माई के दर्शनों को आई थी। छाया की मां लगभग एक हफ्ते से उसी कमरे में रही जिस कमरे में तुम अभी रह रहे हो। वो रोज सुबह स्नान आदि करके तारापीठ पर जाकर बैठ जाती और फिर शाम को ही वहां से वापस लौटती थी। ऐसा 4-5 दिन तक चलता रहा। वो एक अमावस्या की रात्रि थी जब वो बिना किसी को बताए कमरे से बाहर निकल गई और तारापीठ में पहुंच गई। तारापीठ में पहुंचते ही अचानक उसे प्रसव पीड़ा होने लगी। अब तारापीठ में रात को किसी का मिलना असंभव था, लेकिन अचानक एक बुढ़िया दाई वहां पर प्रकट हुई। तू समझ सकता है कि वो कौन थी। उसने पूरी प्रसव प्रक्रिया संपन्न कराई। उस बच्ची को बाबा प्रचंडनाथ को सौंपा और उसकी मां को लेकर तारापीठ के अंदर चली गई। उस दिन के बाद ना तो उस वृद्ध महिला को और ना ही छाया की मां को किसी ने देखा। दादा आगे बोले, तब से बाबा प्रचंडनाथ और शमशान के बाबाओं के संरक्षण में वो पली बढ़ी। बचपन से ही वो साधनाओं के प्रति आकर्षण का भाव रखती थी। प्रचंडनाथ तथा अन्य साधुओं ने उसे एक से एक बढ़कर साधना सिखाई और उसने पूरी तन्मयता और श्रद्धा के साथ साथ पूरी निष्ठा और एकाग्रता के साथ हर साधना को संपन्न किया और सिद्धियां प्राप्त की। वो एक अभूतपूर्व साधिका है। मैंने अपने जीवन में बहुत कम साधकों को उस स्तर तक पहुंचते देखा है जिस स्तर पर छाया खड़ी है। उसका संकेत और बाबा प्रचंडनाथ द्वारा तुझे मदन कामेश्वर गुटिका देना ये लगभग निश्चित कर देता है कि आने वाले समय में तुझे महाश्यामा साधना करने का अवसर अवश्य मिलेगा। करोड़ों साधकों में से कोई एक साधक इस साधना को सफलतापूर्वक संपन्न कर पाता है और मुझे पूरा विश्वास है कि तू अवश्य ही साधना को संपन्न कर पाएगा। इतना कहकर बनर्जी दादा खामोश हो गए। तब तक दूसरी चाय आ चुकी थी। हम दोनों ने अपनी अपनी चाय पी और फिर मैं अपने कमरे में वापस आ गया। दोपहर के लगभग 12:30 बज रहे थे। मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर अपने तांत्रिक थैले के साथ बैठ गया। अब मुझे वो थैला दुनिया का सबसे बड़ा खजाना लग रहा था, क्योंकि उसमें 2 अभूतपूर्व तांत्रिक वस्तुएं रखी हुई थी। ये ऐसा ही था जैसे किसी छोटे बच्चे को उसकी कल्पना से परे के खिलौने मिल जाएं। मैं उन्हें देखना चाहता था। सबसे पहले मैंने मदन कामेश्वर गुटिका को हाथ में उठाया और आंख बंद करके बैठ गया। आंखें बंद करते ही मैं ध्यानस्थ हो गया। लगभग 1 घंटे तक मैं ध्यान की अवस्था में बैठा रहा और मुझे विचित्र विचित्र किस्म के दृश्य दिखाई देते रहे। 64 योगिनी मंदिर और खजुराहो मंदिर भी मुझे दिखाई दिए। उसके बाद मैं अपने आप को अंतरिक्ष में महसूस कर रहा था। हर तरफ काला रंग छाया हुआ था और मेरे चारों तरफ काफी दूर पर चमकते हुए गोल गोल पिंड दिखाई दे रहे थे। ये दृश्य अलौकिक और अद्भुत था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी अज्ञात लोक की यात्रा पर निकल गया हूं। 1 घंटे के बाद मैं वापस तटस्थ हुआ और मैंने आंखें खोली। गुटिका को प्रणाम किया और उसे वापस थैली में डाल दिया। अब नागमणि की बारी थी। मैं उसे भी अपने हाथों में स्पर्श करके महसूस करना चाहता था। जैसे जैसे इन दिव्य वस्तुओं की महिमा मुझे पता चल रही थी, मेरा आकर्षण उनके प्रति और बढ़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उनके बारे में जितना जान सकता हूं जान लूं। मुझे थकान भी लग रही थी, इसलिए मैं बिस्तर पर लेट गया और उस नागमणि को अपने हृदय के पास रख लिया। नागमणि का ठंडा ठंडा स्पर्श बहुत सुखद लग रहा था। उसमें से निकलने वाली रश्मियां बहुत स्पष्ट दिखाई नहीं देती थी, लेकिन उनका ठंडापन मौजूद था। मैं उसे हृदय पर रखे रखे नींद में चला गया और मुझे सपने दिखने लगे। सपने में मुझे वो दोनों साथ ही दिखाई दे रहे थे। दोनों कुछ देर तक सांप जैसे दिखते रहे, फिर अचानक वो एक सुंदर युवक और युवती में बदल गए। उसके बाद उनकी क्रीड़ाएं प्रारंभ हो गई। मैं अपने आप को भी वहां पर देख सकता था। कुछ समय के बाद दृश्य बदला। अब मुझे बनर्जी दादा का घर दिखाई दे रहा था। बनर्जी दादा के साधना कक्ष की खिड़की के बाहर वाले हिस्से में पीपल के पेड़ के नीचे की जमीन मुझे पारदर्शी लगने लगी। उसके अंदर का सब कुछ मुझे दिखाई दे रहा था।
पीपल के पेड़ की जड़ों के साथ वहां पर एक तांबे का लगभग 1 फुट लंबा 1 फुट व्यास का मटका दिखाई दिया। उस मटके के अंदर चांदी के सिक्के भरे हुए थे। ये देखकर मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। मैं अपने कमरे में ही था। कुछ देर बाद पानी पीकर फिर लेटा। फिर नींद लग गई। दोबारा से सपने आने चालू हो गए। फिर वही सपना आया कि पीपल के पेड़ के नीचे चांदी के सिक्कों से भरा हुआ मटका गड़ा हुआ है। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। अरे ये तो बड़ी गड़बड़ थी। इस अजीब से सपने का मैं क्या करूं? ये सोचते सोचते मैं फिर से नींद की आगोश में चला गया। तीसरी बार वही सपना आया, पीपल का पेड़ और उसके नीचे चांदी के सिक्कों से भरा हुआ मटका। मैं फिर से जाग गया। मुझे लगा कि ये नागमणि की वजह से हो रहा है। मैंने उसे वापस तांत्रिक थैले में रुमाल में लपेट कर डाला और उसे अलमारी में रख दिया और वापस सो गया। इस बार कोई सपना नहीं आया और मैं आराम से 3:30 बजे तक सोता रहा। नहा धोकर लगभग 4 बजे मैं कमरे से बाहर निकला। अब बारी थी उस सपने की तहकीकात करने की। मुझे लगा कि मुझे दादा को सपने के बारे में बताना चाहिए। वापी वहीं खड़ा था। मैंने उससे पूछा, दादा कहाँ है? वापी ने बताया, वो अपनी मौसी के घर गए और रात तक आएंगे। मेरी उत्सुकता अपने चरम पर थी। नया नया उत्साह था। पहली बार नागमणि हाथ लगी थी और हाथ लगते ही एक खजाने का पता चल रहा था। इच्छा हो रही थी कि मैं खुद कुदाली लेकर पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाऊं और खुद खजाने को निकाल लूं, लेकिन यह संभव नहीं था क्योंकि मेरे पास खोदने के लिए कोई हथियार नहीं था। फिर मुझे विचार आया कि क्यों न वापी को साथ में लेकर खुदाई की जाए। घर में बनर्जी दादा और वापी के अलावा कोई तीसरा नहीं था। मैंने वापी को खुदाई के लिए तैयार करने का सोचा और उसे अपने सपने के बारे में बताया। नागमणि और मदन कामेश्वर गुटिका वाली बात उसे पता नहीं थी, इसलिए खजाने वाली बात बताना मुझे उचित नहीं लगा। मैंने उसे बताया कि सपने में मुझे पीपल के झाड़ के नीचे एक मूर्ति दिख रही है, चलो उसे खोद कर निकालते हैं। दादा मुझे चाहते थे और मेरा सम्मान भी करते थे, इसलिए वापी तुरंत तैयार हो गया। सपने के अनुसार वो खजाना लगभग 2 फुट की गहराई पर था। वापी ने खोदना चालू किया। 2 फुट की खुदाई हो गई, लेकिन कुछ नहीं दिख रहा था। मुझे थोड़ी सी निराशा होने लगी, लेकिन वापी निराश नहीं हुआ था। उसने कहा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है दादा, हम और खोद कर देखेंगे। खोदते खोदते हम 4 फुट तक पहुंच गए, लेकिन कुछ नहीं मिला। अब मुझे निराशा होने लगी। मुझे लगा कि बेवजह मैंने खुदाई करवा दी, अब दादा को क्या जवाब दूंगा। तभी कुल्हाड़ी मारते ही टंग की आवाज आई। ये आवाज वैसी ही थी जैसे लोहा लोहे से टकराता है तब आती है, या वो किसी धातु से टकराता है तब आती है। वापी ने मेरी तरफ देखा और मैंने वापी की तरफ। हम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। हमारा मिशन सक्सेसफुल होने जा रहा था। आवाज सुनते ही वापी का जोश 4 गुना हो गया था। मैंने धीरे धीरे मिट्टी को हटाया तो घड़े जैसी आकृति दिखने लगी। मिट्टी को सावधानी से हटाकर वापी ने उसको बाहर निकाल दिया। ये ठीक वैसा ही था जैसा मुझे सपने में दिखाई दे रहा था, लगभग 1 फुट की हाइट और 1 फुट के व्यास का। अब मुझे विश्वास हो गया कि इसके अंदर चांदी के सिक्के पक्का मिलेंगे, लेकिन हम दोनों नौसिखिए थे। दोनों डर रहे थे क्योंकि वो तांबे का मटका ऊपर से एक तांबे के ढक्कन से बंद था। उसके ऊपर छोटी छोटी कीलें लगाकर फिक्स कर दिया गया था, जिन्हें तोड़कर ही उस मटके को खोला जा सकता था। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा कि आगे क्या किया जाए। यहाँ तक तो हम लोग पहुंच चुके थे, लेकिन आगे की कार्यवाही करने के लिए दोनों झिझक रहे थे। तभी वापी ने घोषणा की, दादा, ऐसे खजाने को जमीन से मिलने पर पूजा पाठ करके खोलना होता है। तुमको मालूम है क्या कैसे करते हैं? मुझे तो जमीन के अंदर खजाना मिलता है ये भी पहली बार पता चला था। पूजा पाठ तो बहुत दूर की बात थी। मैंने नहीं में सिर हिलाया क्योंकि वापी की बात बिल्कुल सही थी। मटका निकालने तक तो ठीक था, लेकिन उसे बिना उचित उपाय के खोलना सही नहीं था। हम दोनों ने मिलकर तय किया कि अभी इसको यहीं छोड़ देते हैं और हल्की मिट्टी उस पर डाल देते हैं। जब दादा आएंगे तब उसको बाहर निकाल लेंगे। अब हम दोनों बड़ी बेसब्री से दादा के आने का इंतजार करने लगे। जब आप इंतजार करते हैं तो समय बड़ी धीमी गति से आगे बढ़ता है। ऐसा लगता है जैसे 1 घंटे में 120 मिनट हो गए। हम दोनों दरवाजे की तरफ टकटकी लगाए बैठे हुए थे कि कब दादा आए और कब हम उनको अपनी कथा सुनाएं। 3-4 चाय पीते रात के 7 बज गए, तब दादा का आगमन हुआ। दादा ने बाहर से आवाज लगाई। दादा के अंदर घुसते ही वापी ने दरवाजे की सांकल लगाई। हम दोनों उन्हें पकड़कर खींचने लगे और लाकर चारपाई पर बैठा दिया। दादा बोलते रह गए कि हाथ पैर तो धो लेने दो, मगर हमने उनको उसका भी मौका नहीं दिया। चारपाई पर बैठाकर हमने उनको पूरी कहानी सुना दी। कहानी सुनकर वो मुस्कुराए और बोले,
ठीक है, मैं हाथ पैर धो लेता हूं, फिर हम पूजा करके उसे निकालेंगे। उन्होंने अपने हाथ पैर धोए, फिर वो अपने पूजन कक्ष में गए। वहां से कुछ पूजन सामग्री उठाई। वापी ने दिया पकड़ा, मैंने घंटी पकड़ी, एक हाथ में पंचपात्र पकड़ा और पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गए। दादा ने कुछ मंत्रों का जाप किया और पीपल के पेड़ का पूजन किया और पता नहीं क्या क्या पूजन किया। उसके बाद वापी ने मिट्टी हटाई, कलश गायब था। अब चौंकने की बारी हम दोनों की थी, क्योंकि हम दोनों ने कलश को देखा था। जमीन ऐसी लग रही थी जैसे वहां पर कुछ नहीं निकला हो, एकदम प्लेन। मैं और वापी एक दूसरे को प्रश्नवाचक निगाहों से देख रहे थे। हम दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दादा की ओर हम लोगों ने देखा और एक साथ कहा, दादा यहीं पर हम लोगों ने कलश निकाल कर रखा था। दादा बोले, तो फिर गया कहां? हम दोनों सर पकड़कर बैठे थे। दादा हंस पड़े और बोले, बेटा, भूगर्भ का खजाना इतनी आसानी से नहीं मिलता है। जैसे ही मिलता है उसे मंत्रों के द्वारा बांधकर अपने अधीन करना पड़ता है, वरना उसके अंदर स्थित शक्तियां उसे वापस जमीन के अंदर भेज देती हैं। तुम्हारे कलश के साथ भी वही हुआ है। अब उसे वापस बाहर लाने के लिए पूजा करना पड़ेगा। हम दोनों निराश और हताश से दादा की ओर देखने लगे। दादा ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं पूरा सामान लेकर आया हूं। अभी घंटा भर और पूजन चलेगा। जिसके बाद दादा का पूजन चालू हुआ। उन्होंने नाग पूजन, पृथ्वी पूजन और वास्तु पूजन के साथ भूगर्भ सिद्धि के मंत्रों का 11 माला जाप किया। अपने सामने रखे हुए पंचपात्र में से थोड़ा सा जल निकालकर उस मिट्टी की ओर फेंका। दादा ने वापी को फिर खोदने का इशारा किया। वापी कुदाली लेकर फिर से भिड़ गया। लगभग 1-1.5 फुट की खुदाई के बाद ही फिर टंक की आवाज आई। हम दोनों के चेहरे फिर से खिल उठे। अब कलश दिखाई देने लगा। दादा ने जगदम्बा का ध्यान किया। ध्यान करने के बाद में चावल के कुछ दाने अपने चारों तरफ फेंके। कुछ दानों से हमको भी घेरा। उसके बाद काली मिर्च से कलश को घेरने के बाद उन्होंने अपनी जेब से गंगा जल की शीशी निकाली और 3 बार आचमन करने के बाद हम लोगों को भी 3 बार आचमन करने के लिए कहा। इतना सब हो जाने के बाद हम लोगों ने डरते डरते उस कलश को बाहर निकाला और उसे लेकर घर के अंदर आ गए। अब बारी थी उसे खोलने की। वापी ने स्क्रू ड्राइवर, कटिंग प्लायर जैसी चीजों का इंतजाम किया। मैं और वापी मिलकर उस ढक्कन को खोलने में लग गए। लगभग 15 मिनट के प्रयासों के बाद ढक्कन खुल गया। ढक्कन खुलते ही उसके अंदर काली काली मिट्टी दिखने लगी। मैंने सोचा कि कहीं सारे सिक्के मिट्टी तो नहीं हो गए, लेकिन लगभग 2 अंगुल मिट्टी को हटाने से उसके अंदर पड़े हुए सिक्के दिखने लगे। मैंने उन्हें देखा तो वे सिक्के लोहे के लग रहे थे, काले काले से। मैंने एक सिक्के को बाहर निकाला और उसे दादा को दिया। दादा ने उसे जमीन पर रगड़ा। जमीन पर रगड़ते ही उसका कालापन हट गया और अंदर से चांदी की चमक दिखाई देने लगी, यानी वास्तव में सिक्के चांदी के ही थे। मटकी को हम दोनों ने मिलकर पलटा। उसमें लगभग 500 के आसपास सिक्के थे। उनका वजन तकरीबन 15 से 20 किलो रहा होगा। दोस्तों, ये कहानी और ऐसी और भी कहानियों के लिए आपको सिर्फ प्ले स्टोर पर जाकर प्रतिलिपि FM टाइप करना है और आप इसको इंस्टॉल करके ढेर सारी कहानियाँ सुन सकते हैं और उसके बाद लॉगिन करके आराम से अपना समय एंजॉय कर सकते हैं। शुक्रिया।